Okay, let's start today's section, that is presumptive basis of for taxation. Section 44 AD, 44 ADA, 44 AE। और देखो इसका ऐसे ही चार्ट बना रखे ना, इसको भी अपने चार्ट फॉर्मेट में बना के चलना है, इसके 3 फॉर्मेट में है ना, तो वहां से तुम प्रॉपर अच्छी तरीके से बाद में भी रिवाइज कर पाओगे कंपैरिजन के लिए, क्या किसमें क्या लेना होता है, किसमें क्या नहीं लेना होता। ठीक है, अब तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो क्या कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। एक रेजिडेंशियल इंपॉर्टेंट है इसका, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म होगी, बट नॉट एलएलपी। एक ये ध्यान रखना है इस केस में। एंगेज इन बिजनेस, अब किस में होना चाहिए, एंगेज इन बिजनेस, एंड हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 ए, वो स्पेसिफाइड एसईजेड बिजनेस। और चैप्टर 6 से अंडर सी डिडक्शंस, ये सी डिडक्शन जैसे 80C की कह रहे हैं ना, ये तो चैप्टर, अच्छा 80C की डिडक्शन अंदर वो उसमें ना ले रखी है उसने, मतलब उसके अंदर वो ना क्लेम कर रखे हैं उसने, मतलब अवेलेबल ही नहीं होती ना उनमें, मतलब वो तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, मतलब ये टाइप की कोई, मतलब कोई स्पेसिफिक इनकम ना हो। क्या पता, मेरे को ऐसे क्लियर तो नहीं आ रहा, मतलब जैसे चैप्टर 6 है अंडर सी डिडक्शन क्या कहना चाह रहा है। अगर 80C की बात कर रहा है चैप्टर 6 में, तो वो होते ही नहीं, इनको कर ही नहीं पाएंगे ये आगे। ठीक है, एक बार ये करते हैं फिर। नॉन एप्लीकेबिलिटी, इस पे अप्लाई नहीं होगा 44 AD। पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 AA1। जब हमने ऊपर पढ़ा था ना कि नोटिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन थे, वो ये कवर्ड होता है कि वो उन पे ये वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस पर सेक्शन 44 AD अप्लाई हो जाएगा प्रोफेशन के केस में। नेक्स्ट, पर्सन इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, मतलब कोई उसका पर्सन का मतलब इनकम ले रहा है वो एज अ कमीशन और ब्रोकरेज की ले रहा है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा वो। क्या मतलब उसका बिजनेस ही जैसे ब्रोकर है, उसका यही है कि वो कमीशन ले रहा है, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन 44 AD है ही नहीं। पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, मतलब क्या वो एजेंसी बिजनेस कर रहा है, मतलब कि एजेंसी का काम कर रहा है, एजेंट के बेसिस, मतलब किसी और के भी हाथ पे काम कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, पहले सबके सेसिस कवर अप करते हैं चलो। तो सेक्शन ऑफ 44 ADA, यहाँ पे क्या लिख रखा है, रेजिडेंट असेसी एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन। रेजिडेंट असेसी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, ये ध्यान रखना। वो बाकी कोई भी कैरी ऑन कर रहा हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रोफेशन से होना चाहिए, मतलब जो हमने ऊपर 44 A डबल का एक दो सेशन पहले किए थे ना, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन सी सर्विसेज थी वो कवर अप होंगी। ठीक है, और 44 AE में क्या होगा, एनी एन एस मतलब अब देखो यहाँ पे कोई लिमिट, मतलब वो नहीं है कि रेजिडेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओइंग नॉट मोर देन 10 गुड्स और कैरियज एट एनी टाइम, कि मतलब जो उसके पास ना टोटल, उसके पास अपने पूरे प्रीवियस ईयर के अंदर कभी भी 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए कैरेज, मतलब जो भी वो यूज करे, जैसे 10 गुड्स, मतलब कैरेज, मतलब वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए गुड्स कैरेज, मतलब सामान ले जाने वाली चीजें है ना, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए 10 से। हैवी व्हीकल जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हैवी और लाइट व्हीकल जैसे, उस केस में वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए 10 एट एनी टाइम। और यहाँ पे कोई भी एसएससी आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको, एलिजिबल एसएससी कौन कौन है। हेलो, भैया क्लियर है। भैया हमारे के क्लियर है ना। हम्म। चलो, सबको क्लियर है ना। चलो मेरे को ये बताना, यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल लिख रखा है जैसे रेजिडेंट, तो रेजिडेंशियल की ये सबके लिए है या खाली इंडिविजुअल के लिए चेक करनी है। क्या बोल रहे हो? जैसे जो सेक्शन 44 AD में रेजिडेंट लिख रखा है यहाँ पे, हम्म। तो ये एचयूएफ और पार्टनरशिप में ये भी रेजिडेंट होनी चाहिए, या ये हो सकती है नॉन रेजिडेंट। नहीं होनी चाहिए, कॉमा और स्लैश और लिखा है ना। बताओ तुम सारे और बताओ। रेजिडेंट ही होगी। राधिका, होनी तो चाहिए, पता नहीं पर कोमा लगा रखा है।
रेजिडेंट ही होनी चाहिए सारी। मेन ठीक कंडीशन है। इसके अंदर ये है कि वो रेजिडेंट होनी चाहिए। और पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे वैसे जो प्रोविजन पड़ते हैं सारे, वहाँ पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एलएलपी भी इंक्लूडेड होती है, लेकिन इस सेक्शन 44 एडी के अंदर एलएलपी का एक्सक्लूड कर रखा है उन्होंने। एलएलपी को सेक्शन 44 एडी की अप्लाई नहीं होगा। तो क्या सेक्शन 44 एडी के अंदर, एडीए के अंदर कवर अप हो सकते हैं वो? बताओ। हाँ सारे कौन ही होंगे। एलएलपी? हाँ वहाँ तो होंगे सारे, फिर यहाँ लिखा है। सारे होंगे। मैंने ये वाली एलएलपीज का है जो सेक्शन 44 एडी के अंदर मान लो जैसे एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने, मतलब वो बिजनेस अपना कैरी ऑन कर रही है एलएलपीज। बट एडीए में तो प्रोफेशन है ना। करेक्ट, बस मैं ये सुनना चाह रहा था, वहाँ प्रोफेशंस के अगेंस्ट मिलेगी, बिजनेस नहीं है वहाँ पे वो। ये ध्यान रखना अपना, बिजनेस है या प्रोफेशन है उसका। ठीक है, बढ़िया पकड़ लिया, चलो गुड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशन क्या क्या होने, मतलब वो लिख रखे इन्होंने, टर्नओवर लिमिट्स वगैरह जो भी एप्लीकेबल होती है इन पे। एनी बिजनेस अदर देन 44 AE, मतलब इसके अंदर वही है कि मतलब एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से होने चाहिए। जो बिजनेस है वो इस बिजनेस को छोड़ के, क्योंकि इसकी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है 44 AE वाले की यहाँ पे, तो स्पेसिफिक उसका सेक्शन हो गया। और यहाँ पे बाकी कोई भी बिजनेस हो जाए उसका, वो मैटर नहीं करेगा अब। लेकिन क्या होनी चाहिए, जो टोटल टर्नओवर है ग्रोस रिसीट्स उसकी क्या 200 लाख तक होनी चाहिए मैक्सिमम करंट प्रीवियस ईयर में। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, पिछले साल की टर्नओवर लिमिट दे रखी है, करंट की देखना तुम। और साइड में इसमें वाले 44 एडीए के अंदर क्या है, ग्रोस रिसीट 50 लाख तक जा सकती है, रेलेवेंट प्रीवियस जो भी उसके लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे बिजनेस क्या है, वो लीजिंग हायरिंग, ये क्या लिख रखा है, मतलब फ्लाइंग का, हायरिंग का, लीजिंग का, गुड्स कैरियर का, मतलब एक तरीके से वो जो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस होता है ना, वही मतलब उनके लिए लिख रखा है ये सेक्शन 44 AE। ठीक है, उसमें इसमें किसी को कोई डाउट सेकंड पॉइंट में? भैया ये जो प्रीवियस ईयर है ये 44 एडीए में, तो दोनों में सेम होगा कि अलग होगा? इसमें जैसे इसमें रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बोला है, तो फिर हाँ, कैसे चेक करेंगे? मतलब कैसे चेक करेंगे? मतलब कौन सा मतलब वो कह रही प्रीवियस ईयर दोनों लेंगे प्रीवियस हम ईयर अलग उसमें? है, कौन सा सेम है? हाँ। अरे है तो सेम ही प्रीवियस ईयर, अब करंट प्रीवियस ईयर सेम ही चलेगा, अलग अलग कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब वर्ड्स मेंशन थोड़ी ना डिफर करेंगे, जैसे अब रेलिवेंट और करंट में कुछ डिफर थोड़ी ना होगा। हाँ मतलब इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, अब रेलेवेंट होता है जैसे वर्डिंग्स के ऊपर कर दी इन्होंने, हम्म। कि मतलब जैसे कोई प्रोफेशन के केस में कोई ऐसा, कोई मेरे ख्याल से अब इतना प्रॉपर पता नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आया हो तो वहां पे क्या बताइए वर्डिंग यूज की गई हो, तभी उन्होंने यहाँ इंसर्ट कर दिया ये वाला वर्ड। कई बार अच्छा। जैसे कई ना, जैसे लॉ मेकर्स जैसे वो होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो कई बार ऐसे वर्डिंग के अंदर खेलते हैं वो, कि हम्म। एक वर्ड नहीं लिख रखा तो वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो फिर जो लॉ मेकर है बाद में इंसर्ट कर दिया होगा ये रेलेवेंट, जैसे यहाँ पे कुछ केस लो हुआ हो। तो ऐसे मेरे को प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है, मतलब ये पॉइंट भी उनका, ये पॉइंट इसका इंसर्ट करने का यहाँ पे। ठीक ठीक। हाँ, नीचे बात है प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी, ये ध्यान रखना है। ये क्या चीज लिख रखी है, वापस बोलो क्या लिख रखा है ये चीज जो मैंने इनकम। हाईलाइट की है। प्रिजर्वेटिव इनकम। ये चीज क्या होगी, इनकम होगी, पहले बोल रहा हूँ ध्यान से। एमसीक्यू में आएगा, टैक्स पूछ रहा हो कहीं तो इनकम, तुम इनकम पे मार्क कर दोगे, इनकम भी दे देंगे। और ये जल्दी जल्दी में होती है गड़बड़ ये वाली चीज। इनकम नहीं पूछ रखी वहां तुमने 8%, कई बार जल्दी जल्दी में 8% लगाया, 8 या 6% इनकम निकाल दी उसकी, मतलब वो टैक्स लाइबिलिटी मतलब जो होती है, वो टैक्स लाइबिलिटी इस पे कंप्यूट होगी इनकम पे। ये भी इनकम निकाल रहे हैं हम इसकी, वो भी क्या 8% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रोस रिसीट जो भी, और सम हायर देन, ठीक है ये वाला। ओके। और 6%, लेकिन हम 6% ले लेंगे इस केस में अगर वो क्या है, बैंक मोड से अगर पेमेंट हो रही है, वो जैसे मतलब ई ई मोड से अगर पेमेंट हो रही है, अकाउंट पे चेक है, बैंक ड्राफ्ट पीसी है इलेक्ट्रॉनिक तो। सारे मतलब। हाँ मतलब वही जो हमने पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे ई मोड, जब भी अभी ये वाला प्रोविजन आ गया ना, मैं उसको बस ई मोड बोल दूंगा, समझ जाना, अकाउंट पे ये सारे होंगे अदर मोड सारे, हाँ। उसमें हम 6% ले लेंगे टर्नओवर वगैरह का, अदरवाइज 8% ले लेंगे। ठीक है। और ये क्या लिख रखे हैं ड्यूरिंग द, देखो ये ध्यान रखना है ये वाली चीज भी, क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसका, उस ईयर में तुमने कितने किए हैं टर्नओवर, मतलब कितने वर्क किए हैं, और बिफोर द फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) कि मान लो जैसे किसी बंदे को पेमेंट या टर्नओवर तुमने रिसीव होनी थी, वहां पे तुमने टर्नओवर तुम्हारी मतलब सामने वाला पार्टी डेटर से रिसीव होना था अमाउंट, और वो तुम्हारा जो बैंक, अगर बैंक पेमेंट है मान लो रिटर्न फाइलिंग की डेट से तुम्हें पहले रिसीव हो गया, तो उसके केस में तुम 6% लगा दोगे उस पर। मतलब जो 6% की हम जैसे चेक करेंगे ना, वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक चेक कर लेंगे उसका, लेकिन चेक होगी 31 मार्च तक की, मतलब जैसे मतलब कि रिलेट उसी ईयर की करनी चाहिए, ये नहीं है मतलब जब इनकम मतलब तो 31 मार्च तक होना चाहिए। अगर मतलब कोई बैंक से ना होके कैश से हुआ तो वो तो 8 ही जाएगा ना, भले ही रिटर्न से हाँ, उस पहले पे हो 8 जाए। ही जाएगा। हाँ हाँ, कैश और वाले का अगर तो इसमें 8% ही है, और हाँ, और रिटर्न इसमें फाइलिंग की रिटर्न से डेट के लेट बाद किया भी। तो ये 8 हाँ में चला जाएगा ये वाला। हाँ, तो भी 8 में चला जाएगा। ठीक। बस ये था इसमें। और और नेक्स्ट वाले केस में सीधा फिफ्टी इसमें क्या परसेंट लिखा है लेना भाई है। नीचे, समझ नहीं है। और के बाद भी कुछ लिखा है नीचे। और सच हायर सम क्लेम टू बी हैव बीन अर्न्ड बाय द सेसी, एक सेकेंड, और सच हायर सम क्लेम टू हैव बीन सेसी, हायर सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द सेसी, ये 6% की बात कर रहा है। अगर मैं अच्छा मतलब अगर एसएससी हायर क्लेम कर रहा है तो उस केस में मतलब वो भी हम चेक कर सकते हैं केस में, लेकिन वो ये तुम्हारे ये वाला रेलेवेंट, ये रिटर्न फाइलिंग वाला रेलेवेंट हो सकता है कि रिटर्न फाइलिंग वाला आ जाता है प्रोविजन में। ये नीचे वाला इतना क्या पता, मतलब ये थोड़ा ना हायर मतलब वो लेवल थोड़ा चेंज करने के लिए ना हो, तो बस तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा है सम क्लेम टू भी, मतलब एसएससी ने मान लो अगर कोई ज्यादा सम क्लेम करना चाह रहे हैं बैंक से, तो क्या पता उसे कोई प्रूफ वगैरह दिखाना पड़े, मतलब तो उस केस में तभी जजमेंट मैटर हो सकती है यहाँ पे कुछ, तो तभी ऊपर वाला करके चलो रिटर्न फाइलिंग वाला आता है तुम्हारे उस केस में। एक ड्यूरिंग आएगा 6%, 8%, फिर ऐसे चेक करना होगा रिटर्न फाइलिंग से कितना है, अगर नहीं हुआ कितना, तो उस पर ऐसे 8% लगाना, जितना हो गया उस पर 6% लगाओ। ये सारे प्रोविजन आएंगे तुम्हारे लिए, और ये आ जाते हैं, ये करके जाना ये वाला सेक्शन तो। और ये प्रोफेशन 50% लेना ग्रोस रिसीट्स का, और सच है सम एक्सप्लेन्ड बाय द सेसी। इसमें भी चलो मैं इसको एक बार ना वापस इस पे स्टडी करके एक बार थोड़ा बता दूंगा तुम्हें कभी भी कि इसका मतलब सच है सब मतलब थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये अर्न्ड बाय द सेस, क्लेम बाय द सेसी। मेरे ख्याल से ना ये है कि मान लो जैसे वो ना 50% मिनिमम है, और 50% से अगर वो ज्यादा करना चाह रहे हैं तो कर दे भाई, तुम्हारा ही है वो, मतलब मिनिमम 50% है, ओवर एंड अबव तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फायदा तो गवर्नमेंट का है। कम होएगी तो टैक्स ऑडिट करवा लो फिर, जो हमने ऊपर पढ़ा था 44AB के अंदर, कम करवाओगे टैक्स ऑडिट करवा लो, उतनी दिखाओगे दिखा दो, ज्यादा दिखाओगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, दे दो भाई हमें टैक्स। मेरे अकॉर्डिंग ये है इसका, मतलब हायर दे दो जितना मर्जी, कम दिखाओगे टैक्स ऑडिट करवा के दो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है 50%। और यहाँ पे ईच, अब जैसे हम ये इसके आगे पढ़ते हैं क्या, फॉर ईच हैवी गुड्स व्हीकल, अब ये मैं नीचे बताता हूँ। ईच यहाँ पे देखो, एक हैवी गुड्स हो गए और अदर देन हैवी, मतलब ये जैसे लाइट व्हीकल की कैटेगरी आ गई, तो इसके इसमें क्या लोगे 1000 पर टन, एक टन का लोगे 1000 रुपीज, मतलब टन से मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ ग्रोस वेट, ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट, मतलब व्हीकल का वेट भी मल्टीप्लाई करोगे जितना भी होगा उस केस में, मतलब वो मतलब टन तो वही आ जाएगा, टन पर टन ऑफ ग्रोस व्हीकल वेट, एज द केस में भी फॉर एवरी पार्ट ऑफ अ मंथ, मतलब जितने भी पार्ट तुम मतलब उसके पास जितने भी तुम्हारे मंथ का मतलब तुम्हारे पास था। और यहाँ पे देखना इसके लिए तुम ओनर होने चाहिए, इसके लिए मतलब इनके लिए ओनर होने की रिक्वायरमेंट थी ना, एक सेकंड। हाँ मतलब ओनर होने चाहिए ना, तुम जितने में तुमने ओन कर रखा है वही हम चेक करेंगे, ओनर होने चाहिए तुम इसके लिए, जितने पार्ट जैसे मंथ लिख रखे ना, अगर तुम ओनर नहीं हो ना उसके तो नहीं निकालोगे उस मंथ की। और ये भी ध्यान रखना कि 10 से तुम्हारे ऊपर ना हो जाए एनी टाइम। और अदर देन अब हैवी व्हीकल के में केस में क्या करेंगे 7500 पर मंथ और पार्ट, ठीक है, ड्यूरिंग सच व्हीकल और ओन्ड बाय द, मतलब 7500 पर मंथ उन्होंने सीधा लेना है, हैवी जितने भी व्हीकल्स होंगे पर व्हीकल ले लेंगे हम,
7500 पर मंथ और पार्ट ड्यूरिंग विच ओन, मतलब जितना भी तुम्हारा 7500 पर मंथ है, जितने भी मंथ तुम ओनर रहोगे वो ले लो, और नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने तुम्हारे पास वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? भैया ओनर वाली कंडीशन जो है वो 1000 पे देखेंगे कि खाली हाँ 7500 पे देखेंगे? ये ऊपर ये देखो, यहाँ पे मैं वही एक बार कर रहा था, यहाँ पे कोमा वो लग रखा है, ये वाला हाइफन का, ये कंटिन्यूएशन है दोनों पॉइंट की, तो एक में पूरा आ नहीं रहा होगा ना, जैसे हम्म। जैसे इस चार्ट बना रखे हैं, मतलब जैसे एक तरीके से, तो उसमें पूरा नहीं आ रखा होगा, तो इन्होंने नीचे वो थोड़ा वो करके लिख दिया इन्होंने, दोनों में आएगा, उन्होंने दोनों में होने चाहिए। तो ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट? मतलब पहले वाले में लिखा है कि अगर हाई वेट ग्रोस वेट ज्यादा वाला है तो पर टन 1000, रुको रुको, और पहले अगर मैं वो तुम्हें नहीं वही है क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं तुम्हें वो नीचे करवा देता हूँ। ये रहा ग्रोस व्हीकल वाला, जैसे क्या होता है, ये रहा हैवी व्हीकल, मतलब वो होता है कि क्या, जिनका 12 टन मैक्सिमम क्रॉस करना चाहिए, 12 टन, 12 टन से ज्यादा ग्रोस व्हीकल वेट। 12 पे नहीं होगा हैवी। हाँ एक्सीड करना चाहिए, देखो लिख रखा है ना, एक्सीडिंग, एक्सीडिंग 12। ग्रोस वाला हाँ, और जैसे बाकी ये तुम्हारे लिए इतना नहीं है, बस ऊपर वो बस ये ध्यान रखना, हैवी व्हीकल का 12 टन होना चाहिए, या 12 किलो, अगर केजीज आ रहा है तो वहाँ 12,000 हो जाएगा केजीज, क्योंकि एक टन के अंदर 1000 केजीज होते हैं। ठीक। लेकिन तुमने जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना, देखना वहाँ टन कर रखा है, वहाँ मतलब टन, टन वर्ड यूज कर रखा है, तो टन के अंदर क्रॉस कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, केजीज अगर दे रखा हो ना, तो टन के अंदर मतलब कन्वर्ट करके बताना उनको। तो इसके तो अंदर मतलब मतलब बारह बताऊँ टन क्या करो? 12 से हाँ ज्यादा टन हुए तो 1000 पर टन। हाँ, अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, 1000 इंटू जितने टन होगा, जितने टन मतलब वो कैरी कर रहा है, 12 टन से जितने ज्यादा होंगे वो, मतलब 12 टन मतलब जैसे 14 टन है, 14 टन ले लोगे उस व्हीकल का, इंटू जितने भी मंथ तुमने लिया उसका, जितने मंथ यूज किया है वो ले लो, और जितने मंथ्स हो गया और जितने व्हीकल्स है तुम्हारे पास वो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आ जाएगी इसकी। तो पूरे पे ही आ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है ना 12 के ऊपर वाले पे ही आए पता नहीं चली, पूरे पे आ जाएगा। मतलब मतलब 12 से अगर ज्यादा हुए तो पूरे पे ही 1000 1000, हाँ और पूरे 12 पे। से कम हुआ तो पूरा महीने के हिसाब से लगेगा फिर 7500। हाँ। तो ठीक, क्लियर। क्लियर है सबको? मेरे को ये बताना, ये प्रोफेशन के केस में 50% क्यों कर रखा है इन्होंने, रीजन क्या हो सकता है? प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं ना। क्या होगा फिर 50% क्यों कर दिया इन्होंने, इनकम 50%? क्योंकि प्रोफेशनल्स को नॉर्मली आगे उनकी ही इनकम टैक्स लग ज्यादा ही के होती आया है, होगा। टैक्स ऑडिट की लिमिट उनकी उनकी लिमिट क्रेउसी हाँ, होती होगी टैक्स ऑडिट से। अरे टैक्स ऑडिट की क्या करोगे अभी, 50% 50 लाख से कम है पहले ही टैक्स तो नहीं ग्रोसरी लगता होगा को। इनकी अरे इनकम का? ये सोचो, वो 44 भी। ए के अंदर कब आओगे, जब तुम्हारी ग्रोसरी रिसीट्स कब है, 50 लाख से कम है या बराबर है, और टैक्स ऑडिट कम होगी जब वो ज्यादा होगी, लिमिट 50 लाख से एक्सीड करेगी प्रोफेशन के केस में। तो 50% क्यों कर रखा है इन्होंने इतना, मेरे को एक बार कोई रीजन थोड़ा बता के करो। मेरे को तो यही रीजन लग रहा है कि ज्यादातर प्रोफेशनल का मतलब 50 लाख से ऊपर ही होगा, तो टैक्स ऑडिट मतलब वो ना करवाना चाहे तो 50% दे दे डायरेक्ट। अरे मैं पूछ रहा हूँ 50% रेट क्यों है, इतना हैवी रेट क्यों दे रखा है? अरे 50 लाख ऑब्वियसली वो 50 लाख का मतलब ही हो गया कि सरचार्ज में आ अरे जाएगा। फिफ्टी और परसेंट उसके फिफ्टी ऊपर परसेंट 50%। इनको उतना नहीं 50% पता। क्यों किया है वो पूछ रहे हैं भैया, ये नहीं रेट। होगा बाकी जैसे 50% यहाँ कैसे। पे फिर इनको क्यों नहीं किया, इनके भी तो 200 लाख तक है, बताओ इनको क्यों नहीं किया फिर अलाउ? इनके कुकिंग इनकी निकाल ली। सरचार्ज के अंदर नहीं आएगी? पता नहीं क्यों राधिका, किया। राधिका मीटिंग में है, नहीं अच्छा घर पता। में, अच्छा नहीं पता। हंसिका ने भी नहीं बताया। बता, उसने बोल दिया, मतलब जितना उसने पता था। मैं बताता हूँ,
अब प्रोफेशन के अंदर जो इनकम होती है वो कौन कौन से, मान लो मेन कौन से आ जाते हैं, एडवोकेट, सीए, सीएस वगैरह मोस्टली, कार्ड जैसे लेकर खा लेते हैं। क्या। कुछ नहीं। हाँ चलो मैं ये कह रहा हूँ जैसे डॉक्टर्स वगैरह ये आ गए, मतलब डॉक्टर, हाँ उनका चलो डॉक्टर प्रोफेशन ही है जैसे, तो उसके अंदर जैसे हम क्या बात, हम सीधा सा होता है, एडवोकेट का खर्चा क्या होगा बताओ, एडवोकेट, सीए, सीएस का क्या खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर बताओ। अरे उसके केबिन का खर्चा होगा, कुछ भी नहीं टाई होगा और क्या। पैंट का, काले कोट का खर्चा होगा, और बाहर बैठ बस के वो जो टाइपराइटर मतलब थोड़ा सा क्लाइंट मंगाने के लिए कुछ लोग फैला रखे होंगे, उसका खर्चा होगा, बस पकड़ इतना के सा। लाओ जाओ। और और क्या फीस खर्चा हो कितनी आ सकता रही है होगी, उसमें? फीस कितनी आ एक रही एक होगी। केस, एक एक केस की मतलब 10-10 20-20, डिपेंड अपॉन द केस, हायर पार्टी हायर वैल्यू। बस अब वो अब इसी की बात करिए, क्योंकि प्रोफेशन के केस में एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, तो जितनी ज्यादा इनकम होगी मतलब उतने परसेंट अब उसको ज्यादा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, तभी इसके में 50% ऑफ ग्रोथ से सीट्स कर रखा है। और जो बिजनेस होते हैं वहां पे तुम एक्सपेंडिचर से क्लेम करोगे ये बात अपने, सही है। वो तो तुम्हारी ग्रोथ से सीट्स है, टर्नओवर ले रखा है उन्होंने खाली, सेल्स ले रखा है, परचेज लेस करोगे, एक्सपेंडिचर लेस करोगे, तो नॉर्मल आके वो तो कमी होती जाएगी ना। तो तभी उन्होंने मिनिमम जैसे 8%, मतलब वो थोड़ा कंप्यूटेशन में चेक तो किया होगा पहले अपना कोई ऐसे केस लेके कि नॉर्मल हम इतना निकाले तो कितना परसेंट आना चाहिए, तो 8% और 6% वो लिमिट लगा दी उन्होंने। ये है थोड़ा रीजन इसका। तो मतलब जैसे 50% आता होगा, किसी किसी का मतलब ज्यादा भी टैक्स जाने की हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो वो वेरिफिकेशन कैसे करता करवा ले होगा? फिर टैक्स ऑडिट करवा लो भाई, और ज्यादा टैक्स पे मुझे करना है तो कर दे भाई, ज्यादा टैक्स पे करना है तो कर ले, तेरे तेरे ऊपर है भाई, कर दे भाई, मेरे को कर दियो टैक्स पे, गवर्नमेंट से अरे तो तुम मैं मेरे को दे टैक्स दियो। पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो 50% रेट फिक्स है, उसकी इनकम उसको मतलब अंदाजा है कि एक मतलब मेरे को साल भर में इतना हुआ है, तो मैं एक 50% पे मेरा ज्यादा टैक्स कब कटेगा कम कटेगा, अच्छा कैलकुलेशन करवाए वही टैक्स ऑडिट पड़ जाएगा। अरे प्रोफेशन के अंदर मोस्टली मैं बोल रहा हूँ ऐसे कौन कौन आते हैं, सी एस आगे, मतलब अगर सीए आपा तो अपनी टैक्स प्लानिंग करके चलेंगे, आपा को तो पता ही है कैसे निकालना है आपा को, ये वो कम ही वो करके तो तुम चलेंगे, इतना सीख ही पचास जाओगे। परसेंट तो देगा ही नहीं कोई। चलो आधा पैसा कौन दे रहा है, कौन सा रिश्तेदार अब है ये? आगे करते हैं, नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन। जैसे सेक्शन 30 to 38 मान के चलते हैं कि हमने डीएम तुमने ले ली होंगी, तो उस केस में तुम्हें कोई भी अलाउड नहीं होगी आगे फर्दर, इस केस में 30 to 38 जो डेप्रिसिएशन वगैरह जनरल डिडक्शन हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाली हैं, कोई भी अलाउ नहीं होंगी। लेकिन आगे देखो, इवन इन केस ऑफ फर्म सैलरी, इस केस में सैलरी और इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा था सेक्शन 40B, वो भी अलाउ नहीं होगा, नॉट, इस केस में भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, ट्राइंग वो बिजनेस वो ट्रांसपोर्ट वाले केस में, फ्लाइंग का बिजनेस का, मतलब जो कैरियज का है ना, गुड्स कैरियज का, उस केस में अलाउड है वो सैलरी वाली, वो रेमुनेशन में बुक प्रॉफिट के हमने जो केसेस बनाए थे, इंटरेस्ट 12% वो अलाउड है इस केस में, ये ध्यान रखना। आगे WDV ऑफ एसेट, WDV ऑफ एसेट ऑफ एनी एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन कैलकुलेटेड as if eligible assessee had claimed and had been actually allowed depreciation for each of the relevant assessment year। अभी बात करें जैसे अगर मान लो तुम 44AD में तुमने 2-3 साल क्लेम कर ली, मतलब ले आ रहे हो, तो एसेट भी तुमने ले रखी होगी, तो उस केस में जब अगर मान लो तुम 44AD से बाहर जाओगे, तो उसकी WDV क्या आएगी कि अगर नॉर्मल बंदा अगर नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्लेम कर रहा होता है डेप्रिसिएशन, तो माइनस करते करते जो भी जितने भी साल की थी, तो जो भी वैल्यू आती वो WDV बन जाएगी तुम्हारी भी। अब ये बात कर रहे हैं, भाई समझ आ इसमें गई जो वाला। ऊपर वाले पैरा लिखा था वो वाला एक बार दोबारा बताना, सैलरी मतलब दो में कुछ लिखा है रिलेटेड नोट, और एक में लिखा है कि सब्जेक्ट टू। हाँ लिख रखा है सब्जेक्ट टू। वो थर्ड वाले में अरे लिखा सब है ना, आपने बोला ना 12% तो अलाउ होता है नॉर्मल। सेक्शन 40 भी किया था ना तुमने मेरे साथ। हाँ 12% तक आपने बोला था ना, उसके ऊपर डिसअलाउ। हाँ अच्छा तो ये वही वाला कंडीशन बोल रहा है 12% तक का सब्जेक्ट। बार बताना क्या होता है, कंडीशन बताओ क्या होती है बताना। मतलब कंडीशन क्या होती है 12% पे करने की? 12% फॉर्म तुम में डीड में होना चाहिए। अरे कहाँ लिख रखा है डीड में होना चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं है क्या पूछ रहे हो, 12% की लिमिट होती है ना नॉर्मल। तुमने ही बोला था ना कोई कंडीशन होनी चाहिए, मैं तो तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वापिस, अब तुमने बोला कंडीशन होती है कुछ।
मैं पूछ रहा हूँ क्या कंडीशन होती है बताओ। मैंने तो ऐसी कोई कंडीशन होनी नहीं, मतलब ये था कि डेट वगैरह होनी चाहिए उनके बीच में, ऑथराइजेशन मतलब पहले हो उनके इसमें बनी हुई हो। तो बस यही चीज। ठीक। 12% से ऊपर वाला क्या होता है, डिसअलाउ या अलाउ होता है? डिसअलाउ। डिडक्शन उसकी मिलती है कि नहीं No. मिलती? नहीं मिलती। नहीं मिलती। हाँ, बस अपना बस वही है। WDV वाला पॉइंट समझ आ गया? हाँ कि ना? मतलब हेलो। क्या, मतलब कि नॉर्मल मान लेंगे शुरू से ही उसको डैप मिल रहा है। हाँ, केवर्ड क्योंकि ऊपर लिख नहीं रखा है यहाँ पे, सेक्शन 238 क्या डीम्ड मान लिया जाएगा, डीमिंग प्रोविजन है कि उसको अलाउ हो गए होंगे। तो डेप्रिसिएशन भी तो सेक्शन 32 के अंदर है, तो वो भी डीम्ड कर लिया होगा कि तुमने ले लिया होगा। मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे अगर तुम इनकम निकाल रहे हो वहां पे अलाउड नहीं होगा, ग्रोस रिसीट्स वगैरह लेनी होती है। मतलब सिर्फ लेकिन डब्ल्यू दिखाने के लिए नहीं मिलेगा, बट एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, गिरती जाएगी वो। और अगर तुम जैसे इन सेक्शन से बाहर जाओगे तो तुम्हारी WDV गिरी हुई वाली होगी, मतलब जो भी ओरिजिनल कोर्स है जो भी लेस हो क्या ये होगी। ओहो, ये डिसएडवांटेजेस का मतलब लेने का सेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? मतलब तुमने मतलब 8%, ऑब्वियसली ना अरे हाँ, तो ये तो तुमने फायदा 8, है कि 8%। हाँ तो वो भी तो देखो ना ऊपर 8% हाँ, तक है। दोनों तरीके से है। वो चेक करना पड़ता है तुम्हारे लिए क्या सही पड़ रहा है। अब ये पढ़ते हैं क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट क्योंकि टैक्स ऑडिट नहीं है। लेकिन इफ आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव, इस ईयर के लिए 21-22 के लिए डिक्लेयर कर दिया उन्होंने प्रिजम्पटिव पे, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कल कल वाले में ही था कि अगर वो अपने वो क्या कहते हैं वो एक बार उन्होंने प्रिजम्पटिव फॉलो कर दिया, अब जैसे नेक्स्ट ईयर में वो कह रहे हैं कि मैं टैक्स मतलब ज्यादा अमाउंट करना चाहूंगा, तो जैसे मैं टैक्स मतलब जैसे मैं ज्यादा अमाउंट मतलब जैसे प्रॉफिट मेरा आया था, इनकम आई थी इससे सेक्शन 44 AD से आई थी मेरी इनकम, मान लो ले लूँ 20 लाख मेरी इनकम आई थी, ठीक है, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेरी इनकम एक्चुअल में 10 लाख, और जो 10 लाख होगा मेरे को अब टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, मेरे को मतलब इस सेक्शन से हटना पड़ेगा। अब सेक्शन 44 AD के केस में ये होता है कि एक बार तुम इस सेक्शन से हट गए ना, टैक्स ऑडिट के चले गए, 5 साल तक तुम्हें मतलब वो नहीं करवानी, मतलब 5 साल तुम्हें सेक्शन 44 AD के अंदर नहीं आ सकते नेक्स्ट अब, और तुम्हें अब हर साल टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने होगे ताकि असेसिंग मतलब और उसके ऑडिट करवाओ अपनी। ये वही बता रखा है जो हमने कल किया था ये रहा। लेकिन ये भी है कि उसकी रुक जा, हाँ, कि उसकी बेसिक इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही हो उन ईयर्स के अंदर। मतलब ज्यादा इनकम लो आ रखी हो लेकिन टैक्स ऑडिट तो करवाओ भाई अपनी। इसके अंदर भी वही है सेम, मतलब वही जो हमने कल पढ़ा था इस केस में। एक बार वैसे तो अलाउ मतलब टैक्स ऑडिट ना करवाओ, लेकिन अगर तुम ज्यादा कम दिखाना चाह रहे हो इनकम अपनी तो करवाओ टैक्स मतलब ऑडिट फिर इसको अपनी। ओवर रूल कर रहे हो, मतलब बैक वो कर रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ा तो था कल, प्रोविजन में ऐसा फेल कुछ कर क्या, रहे हो। ऐसा कुछ क्या भूल गए कल वाला? ये नहीं, यही है, प्रोविजन फेल कर रहे हो तो तुम 5 साल तक फिर फॉलो नहीं कर सकते। 44 ADA में कब पढ़ा था ये तुमने 5 साल वाला? नहीं, मैं वही तो बोला ऐसा था। मैं ये थोड़ी ना बोला इसे यही पढ़ा था। 5 साल वाला था कि नहीं था? 5 साल वाला पॉइंट आपने बोला था ना, 5 साल तक फॉलो नहीं हो सकता। फोर्टी फोर ए कल बी में बताया था। 44 AB के अंदर कह रहा हूँ मैं। इसमें नहीं बताया 44 था ये एडी पॉइंट के कल। अंदर। रुको रुको, इसमें नहीं बाकी वो बताया चुप था। रहो, मुझे बताएगा। मैं ही बताऊंगा, मैं बोल तो रहा हूँ इसमें नहीं बताया था, पर 5 साल वाला फॉलो करने के लिए आपने बोला था ना, फॉलो नहीं कर सकते एक बार फेल कर गए तो। कौन से सेक्शन में? कल कौन से सेक्शन में बताया था ये वाला पॉइंट? सेक्शन नंबर 44 AB में बोला था, आई थिंक किसके 44 लिए? AB में ही। कौन से सेक्शन के लिए बोला था, मतलब मैंने कौन से सेक्शन में नहीं, कौन से सेक्शन के लिए बोला था मैंने? 44 करेक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट प्रोविजन कल बताया था मेरे को, इतना ध्यान है। 5 साल वाला पॉइंट आपने रिवाइज, अभी वही तो आप बोल रहे थे। रिवाइज किया कि नहीं किया कल वाला? कल वाला नहीं करा। क्यों?
मतलब कुछ मैं बता रहा था आपको कि मेरी एआईएस की क्लास लेट चालू हुई तो वही देखी थी मैंने। रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है कल वाला? कितनी देर लगती है रिवाइज करने में? आज कर लूंगा भैया, आज कर लूंगा। जो कल हमने 44 जो 44 एबी के अंदर 5 साल वाला था वो 44 एडी के अंदर था, यही सेम चीजें लिख रखी थी यहाँ से। इतना ये वही उसमें एक्सप्लेन कर रखा था कल वाले में। जो तुम 5 साल वाला कह रहे थे ना 44 एडी की था, एक बार अगर तुम इस सेक्शन से हटोगे तो 5 साल अब नेक्स्ट ईयर में नहीं कर पाओगे और टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी फिर तुम्हें आगे 5 साल तक। अब आगे भी इनमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि एक बार तुम हटोगे तो वापस आ सकते हो इन दो सेक्शन के अंदर, 44 एडी और एई के अंदर। बस ये है इसमें डिफरेंस। ठीक है, एक बस एडवांस टैक्स करेगा फिर चैप्टर खत्म। लास्ट पॉइंट अपना एडवांस इसके अंदर चलो एक वो भी एग्रीकल्चर इनकम वाला, वो एलिजिबल एसएससी कौन है 44, मतलब उससे टैक्स ऑडिट, मतलब वो कह रहा हूँ एडवांस टैक्स ऑडिट, ये एडवांस टैक्स कब तक करना है? एक इंस्टॉलमेंट में करना है, वो भी कब? 15 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 15 मार्च को उससे अपना टैक्स एडवांस टैक्स पूरा डिपॉजिट करवा देना है 100% जितना भी बनेगा। इसके लिए कि जैसे हमने वो एडवांस टैक्स अगर तुमने एक बार कर लिया तो तुम्हें पता होगा जैसे 4 डेट्स होती है एडवांस टैक्स की, पढ़ रखा है तुम सबने? हम्म। क्या डेट्स होती हैं? चलो। 4 डेट होती है, 15 15 15 करके। 15 15 15 सितंबर, 15 के आगे 15 3 15 6 15 9 मार्च होता है। 15 हाँ 15 3 पहले मार्च। 15 3 आती है। नहीं, पहले नहीं। 15 6 नहीं आएगी। पहले 15 6 आएगी, पहले 15 6 आएगी। जून, सितंबर, 6 9 दिसंबर, 12 दिसंबर, मार्च। 6 9 12 और 3 और 15 15 सबकी करेक्ट। नेक्स्ट इसमें भी एडवांस टैक्स एक डेट में करना पड़ेगा सेम, लेकिन अब देखो क्या लिखा है एसएससी क्या इन 4 इंस्टॉलमेंट। एडवांस टैक्स उसकी मतलब नॉर्मल उसके लिए अप्लाई हो सकता है इन 4 इंस्टॉलमेंट जो नॉर्मल होता है ना। बाकी के केस में तो देखो क्या 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक करना है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 20 जैसे इंटरेस्ट वाले सेक्शन लगते हैं तो वो भी फिर यहाँ से अप्लाई होंगे 15 मार्च से आगे। लेकिन वो बोले इस केस में यहाँ से होगा फिर वो डेट जैसे 4 इंस्टॉलमेंट नॉर्मल हमने पढ़ी थी अभी तुमने बताइए जैसे वो वाली हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेना, खत्म कर देना इनको, जल्दी जल्दी निपटा देना। लास्ट अभी आ गया। इसमें ना बस एक बार ये पढ़ लो, बस ये तुम्हारे ना ये ज्यादा रेलेवेंट है, बस ये चार्ट कर लो इसमें। अब क्या है इसमें? इनकम फ्रॉम रेल ऑफ सबर, सबर कह रहा हूँ रबड़, रबर प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम रबर प्लांट से। मतलब अगर रबर प्लांट से हो रही है ना तो तुम बाइफर्केशन कर दोगे जितनी भी तुम्हारी होगी उसकी इनकम 35% और 65% के अंदर बाइफर्केशन। अब एग्रीकल्चर 65 वाली एग्रीकल्चर में चली जाएगी। ये ध्यान रखना जितनी भी हम नीचे आगे पढ़ेंगे ना, ज्यादा वाली सारी एग्रीकल्चर इनकम होती है और कम वाली बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और इसके अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंडिचर किए होंगे मतलब वो भी अलाउड नहीं होंगे तुम्हें, लेकिन बिजनेस इनकम जो भी आगे उसके अगेंस्ट में एक्सपेंडिचर होंगे वो अलाउड हो जाएंगे। ये ऐसे मतलब बाइफर्केशन करके चलना। ठीक है। लेकिन वैसे ऊपर भी हमने जैसे इनकम के अंदर देखो, वैसे इनकम के अंदर पहले ही एक्सपेंडिचर लेस होके आते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे कि एग्जाम्प्ट इनकम के अगेंस्ट भी अगर कोई एक्सपेंडिचर हुए हैं तो वो अलाउड नहीं होते वैसे, मैंने वैसे तभी बताया था वो। लेकिन जैसे अगर जैसे इनकम निकालोगे तो इनकम के लिए भी तो एक्सपेंडिचर तो एक बार लेस करोगे ही। तो मैं वो बात कर रहा हूँ इनकम के लिए, वैसे तुम्हें डायरेक्ट वो इनकम ही देंगे कुछ पेपर के अंदर, तुम्हें वो नहीं देंगे। या फिर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जैसे एक क्वेश्चन है तो वो दे देंगे हाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर एक क्वेश्चन है, मतलब वो तुम्हें वैसे दे देंगे, फिर वहां से करना, तुम्हें वहां से कवर अप करवा देंगे वो। और बाकी अब क्या है सेल ऑफ कॉफी का। अब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड बाय, अभी देखो इसमें क्या ग्रोन और कर्ड है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा 25 75। और क्या ग्रोन कर्ड रोस्टेड है
और वो भी क्या, सेलर इंडिया में, ये ध्यान रखना, सेलर इंडिया में होनी चाहिए। यहाँ पे ये शायद एक एमसीक्यू में भी शायद पॉइंट है मेरे ख्याल से, कहीं था कि ये ध्यान रखना, इंडिया में होना चाहिए सेलर, मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर इन इंडिया। तो क्या होगा, ग्रोन का ड्रॉप रेट है तो 40-60 हो जाएगा। और अगर टी क्या लिख रखा है, टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, ये ध्यान रखना क्या, टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड है बाय सेलर इन इंडिया, तो 40-60 कर दोगे तुम। बस अब ये करना, जितना भी तुम्हारी इनकम आएगी, जैसे इनकम सीधी दे रखी होगी इनमें, तुम्हें बस बाइफर्केशन करनी है इनकम की। चलो एक बार जितने 2 मिनट पड़े हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो बताना, फर्स्ट वाला एक एक करके बोलते जाओ अपना। पहले बोलेगा मुदित, चलो रुको, राधिका, अंशिका, मुदित, ऐसे बताओ जल्दी जल्दी। क्या जल्दी पहले बताना। मतलब सारे पॉइंट पहला बताने हैं कि पॉइंट एक ही पॉइंट बताना है? पहला पॉइंट राधिका, दूसरा अंशिका, तीसरा तुम। तो पहले राधिका बोलेगी कि मैं बोलूं? अरे मैं राधिका। बोल रही हूँ, हाँ ये रबड़ प्लांट का हुआ है तो 35-65% हो जाएगा। ठीक है, अंशिका नेक्स्ट। इसमें था कि अगर ग्रोन और क्योर्ड करता है सेलर इंडिया में तो 25 और 75। 75 बिजनेस इनकम, 25 और एग्रीकल्चर इनकम। नहीं, 25 बिजनेस इनकम, 75 करेक्ट करेक्ट, एग्रीकल्चर। ठीक है। मुझे थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट तो बाहर है, कोलंबो। क्या बाहर है? कहाँ, इंडिया कोलंबो में में है? हो रहा है ना। कहाँ है, चेन्नई में कोलंबो है? इंडिया में नहीं, इंडिया में क्यों है? आपने कही थी, आगे आज ही पढ़ो। बताई थी कोलंबो इंडिया में नहीं है। अरे सेल्स आगे पढ़ो ना। कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई। हाँ, तो उससे क्या मतलब है, कोड वहां पे तो ये बोला है ना कि इनकम कहाँ से हो रही है, प्रोविजन में ये था ना, इनकम टैक्सेबल फ्रॉम कितनी, सेल। बिजनेस इनकम कितनी दिखाओगे? तो अब बाहर हो रही है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया क्यों माने, सारा बिजनेस इनकम मान लेंगे पूरा। सारी बिजनेस इनकम मान लोगे? वही तो बात है। आउटसाइड, क्या सारी बिजनेस इनकम होगी तुम्हारी बाहर वाली? और क्या। और क्या क्या? हंसी आ रही है इन चीजों को। अरे भाई सही, भैया मैं पूछिए, सही बता देखो रहा हूँ, कैसे। जब वो इंडिया में है ही नहीं तो प्रोविजन लगेगा ही नहीं ना, पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल होगा ना। 100% तुम पर थोड़ी टैक्सेबल ना हंस होगा? रही हूँ। 100% टैक्सेबल हो जाएगा वो? हाँ। अरे पहले ऊपर रेजिडेंट उसका चेक करना पड़ेगा, एसएससी का। चलो यहाँ पे तो चेन्नई में रिसीव होगा, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब वो। लेकिन ये भी आगे ध्यान रखना, क्या एसएससी कौन है, रेजिडेंट है, आरओआर होना चाहिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करने के लिए।